गांव की नदी में पुलिस वालों को एक अनजान डेड बॉडी मिलती है। अब इस बॉडी को कोई आइडेंटिफाई करने के लिए नहीं आता, इसीलिए पुलिस वाले उस बॉडी को दफना देते हैं। पुलिस वालों को उस डेड बॉडी के हाथ पर एक सोने की रिंग भी मिलती है। तो दोस्तों, ये डेड बॉडी किसकी है और इस इंसान को किसने और क्यों मारा, यही देखेंगे हम आज की मर्डर मिस्ट्री कहानी में। दोस्तों, इस क्राइम केस का एंडिंग वाला ट्विस्ट देखकर आपका दिमाग भी चकरा जाएगा, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो दोस्तों, मेरा नाम है किरण और आप देख रहे हैं हॉरर बॉक्स हिंदी। अगर आपको भी ऐसे ही मर्डर मिस्ट्री मूवी देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही कहानियां लेकर आते हैं। तो चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत होती है और हम एसआई सदाशिवन और कांस्टेबल दिलीप को देखते हैं। ये लोग कुछ और पुलिस वालों के साथ बैठकर दारू पी रहे थे। अब यहाँ पर ड्रिंक करते हुए बातों ही बातों में सदाशिवन दूसरे पुलिस वालों के सामने अपनी ही तारीफों के पुल बांधने लगता है और बताने लगता है कि किस तरह से उसने जान पर खेलकर क्रिमिनल केस को सॉल्व किया है। और दोस्तों, हर रात सदाशिवन का यही रूटीन का काम होता है, दूसरों के सामने अपने बारे में बड़ा चढ़ाकर कहना। खैर, अब उसके अगले दिन कुछ गांव वालों को नदी में एक बंदे की डेड बॉडी दिखाई देती है। ऐसा लग रहा था कि ये डेड बॉडी काफी दिनों से अंदर थी और हाल फिलहाल में नदी से बाहर आई है। वो डेड बॉडी बहुत ज्यादा सड़ी गली थी और उससे बदबू भी आ रही थी। अब यहाँ पर गांव वाले पुलिस वालों को खबर कर देते हैं और इसी के साथ सदाशिवन और उसके टीम मेंबर उस जगह पर पहुंच जाते हैं। सदाशिवन उस तालाब के खंबे को देखकर दिलीप से कहता है कि अगर वो डेड बॉडी खंबे के उस पार चली गई तो ये हमारा मैटर नहीं है, और अगर ये डेड बॉडी बहते हुए उस खंबे के इस पार आ गई तो हमारे लिए बहुत सर दर्द की बात होगी, पता नहीं कौन मरा है। इस तरह से वो आपस में बात कर रहे थे। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर केशव नाम का एक स्विमर आता है। और दोस्तों, केशव को यहाँ पर देखकर सभी लोग ऐसा रिएक्ट कर रहे थे कि जैसे कोई सेलिब्रिटी आया हो। लोग सीटियां और तालियां बजाने लगते हैं। अब केशव सारे लोगों से हाथ मिलाकर उस तालाब के अंदर जाता है। अब यहाँ पर पता नहीं उस पुलिस वालों ने केशव को क्या कहा था और केशव ने क्या सुना था। उस डेड बॉडी को उस खंबे के उस तरफ भेजने की बजाय वो उसे किनारे पर लेकर आता है और इस वजह से सदाशिवन केशव को गाली देने लगता है। अब उसके पास कोई भी चारा नहीं था, इसीलिए वो एम्बुलेंस को बुलाता है। उसके बाद हम देखते हैं दिलीप केशव के पास आकर उससे बात करने लगता है। तो केशव दिलीप से ऐसे बात करता है जैसे कि उसके मुंह के अंदर कुछ है। अब कांस्टेबल दिलीप ये बात समझ जाता है और उसे डांटने लगता है, और तब जाकर केशव अपने मुंह से एक सोने की अंगूठी निकालता है। यानी कि जब केशव उस डेड बॉडी को बाहर निकाल रहा था तब उसे वहाँ पर एक सोने की अंगूठी मिली थी और वो अंगूठी उसने चुरा कर अपने पास रख ली थी। कांस्टेबल दिलीप उस पर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम ऐसे सबूतों को चुरा नहीं सकते। खैर, अब उसके बाद उस डेड बॉडी को मार्चरी रूम में भेज दिया जाता है और पुलिस वाले यहाँ पर इंतजार कर रहे होते हैं कि कोई तो आएगा और इस डेड बॉडी को आइडेंटिफाई करेगा। अब यहाँ पर बेचारे कांस्टेबल दिलीप की मार्चरी रूम में ड्यूटी लगती है और इस वजह से उसे गुस्सा भी आ रहा था। वो कहने लगता है कि पता नहीं कितने दिनों तक मुझे यहाँ पर रहना होगा। जो भी इस डेड बॉडी को आइडेंटिफाई करने के लिए आता है वो यही कहता है कि हम इसे नहीं जानते। खैर, अब एक दिन वहाँ का डॉक्टर दिलीप के पास आता है और उससे कहता है कि वो क्या है ना, दरअसल हमारा हॉस्पिटल बहुत ही छोटा है, सिर्फ 8 डेड बॉडीज को हम मार्चरी रूम में रख सकते हैं, और अगर आपने लाई हुई डेड बॉडी यहाँ पर ज्यादा देर तक रहेगी तो बाकी की डेड बॉडीज का क्या होगा। अगर इस डेड बॉडी को लेने के लिए कोई नहीं आ रहा है तो इसे अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडी लिखकर किसी तरह दफना दो। और यहाँ हम दूसरी तरफ सदाशिवन को देखते हैं जो कि अपनी गर्लफ्रेंड सुजाता के साथ कार में इधर उधर घूम रहा होता है। अपने जान पहचान वाले लोगों से एक घर के बारे में पूछने लगता है कि क्या किसी के पास घर खाली है, मैं और मेरी वाइफ उसमें रहना चाहते हैं। और फाइनली सदाशिवन को एक घर मिल ही जाता है, लेकिन उस घर की औरत उन दोनों को ऐसा ट्रीट करने लगती है जैसे कि उन दोनों की अभी अभी शादी हुई हो। तभी यहाँ पर हम देखते हैं कांस्टेबल दिलीप का सदाशिवन को कॉल आता है और वो सदाशिवन को बताता है कि डॉक्टर ने ऐसा कहा है कि हम ज्यादा दिन तक इस डेड बॉडी को यहाँ पर नहीं रख सकते। और सदाशिवन उसे कहता है कि तुम्हें जो ठीक लगे वो करो, लेकिन मुझे परेशान मत करो, मैं यहाँ पर ऑलरेडी एक प्रॉब्लम में फंसा हुआ हूँ। और इतना कहकर सदाशिवन अपना फोन कट कर देता है। खैर, अब रात होने के बाद दिलीप उस डेड बॉडी को लेकर एक शमशान घाट आता है। वो अपने साथ गोपाल और सनी नाम के 2 बंदों को भी लेकर आया था। दिलीप उनसे कहता है कि तुम दोनों एक अच्छी जगह देखकर इस डेड बॉडी को दफना दो, और एक शीशे की बोतल में कुछ पेपर रखकर वो उन दोनों को दे देता है और इस बॉडी को दफनाते वक्त इस बोतल को भी वहाँ पर रखने के लिए कहता है। दोस्तों, इसका मतलब ये था कि इस पेपर के अंदर उस डेड बॉडी के रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन थी और ऐसा क्यों किया जाता था ये हमें कहानी में आगे पता चलेगा।
खैर, अब उसके अगले सीन में हम सुजैना नाम की एक लड़की को देखते हैं जो फिलहाल एक न्यूज़पेपर को पढ़ रही होती है और उसके अंदर लिखा हुआ था कि किसी तालाब में एक बंदे की डेड बॉडी पाई गई है। तो अब सुजैना अपने भाई के साथ मिलकर पुलिस स्टेशन में पहुंच जाती है। वो पुलिस स्टेशन में सदाशिवन से मुलाकात करती है और उसे कहने लगती है कि मैं और मेरा हस्बैंड बॉब भी अमेरिका में रहते हैं, लेकिन जब भी हम केरला आते हैं तो हम हमारे गांव में कुछ दिन स्पेंड करते हैं और फिर दोबारा अमेरिका चले जाते हैं। 6 महीने पहले हमारे घर पर किसी की परछाई दिखाई दी थी, यानी कि किसी के होने की आहट सुनाई दी थी और मेरा पति बॉबी टॉर्च लेकर उसे देखने के लिए चला गया, लेकिन जब से वो घर से बाहर गया है आज तक वो नहीं लौटा। 6 महीने पहले मेरे अपने पति की मिसिंग कंप्लेंट भी लिखवाई थी, लेकिन मुझे अब तक उसका कोई भी पता नहीं चला। इसलिए आपको जो डेड बॉडी मिली है शायद वो मेरे हस्बैंड की हो सकती है। मेरे हस्बैंड की उम्र 45 साल है और वो अपने बालों में थोड़ा कलर भी करते थे। उसके बाद सदाशिवन उस डेड बॉडी की फाइल चेक करता है और सुजैना को बताता है कि मैडम वो डेड बॉडी आपके हस्बैंड की नहीं है, क्योंकि उस डेड बॉडी के सर के बाल काले थे और उस बॉडी की हाइट आपसे थोड़ी ज्यादा थी। लेकिन ये सुनने के बावजूद भी सुजैना कहने लगती है कि नहीं, मुझे 100% शक है कि वो डेड बॉडी मेरे हस्बैंड बॉबी की ही है। मुझे उस डेड बॉडी को देखना है। जब तक मैं उस डेड बॉडी को देख नहीं लेती तब तक मेरे मन को तसल्ली नहीं होगी। सदाशिवन कहने लगता है कि मैडम हमने तो उस डेड बॉडी को कब का दफना दिया, लेकिन फिर भी सुजैना उस डेड बॉडी को बाहर निकालकर दिखाने के लिए कहती है। इस पर सदाशिवन कहता है कि अगर ऐसा करना होगा तो इसके लिए बहुत ज्यादा लेंदी प्रोसेस होगा और वैसे भी मैं आपको बता दूं वो बॉडी आपके हस्बैंड की नहीं है, आप यहाँ से जा सकते हो। तभी उसी वक्त कांस्टेबल दिलीप वहाँ पर आता है और सुजैना से पूछता है कि क्या आपके हस्बैंड गोल्ड रिंग पहना करते थे। सुजैना कहती है कि नहीं, जिस पर दिलीप कहता है कि तब तो वो डेड बॉडी आपके हस्बैंड की नहीं है, आप जा सकते हो प्लीज। अब उसके अगले दिन सुजैना एक लॉयर के साथ फिर से उस पुलिस स्टेशन में आती है और वो वकील सदाशिवन से कहने लगता है कि हर एक डेड बॉडी को एटलीस्ट 7 दिनों तक मार्चरी रूम में रखा जाता है। क्या आपको इतना छोटा रूल भी नहीं पता? ऐसे कैसे आप बॉडी को दफना सकते हो? आपका ये फर्ज बनता है कि उस डेड बॉडी को फिर से कब्र से बाहर निकालकर उसकी फैमिली को दिखाना होगा। आपने बिना कुछ सोचे समझे मेरे क्लाइंट सुजैना को कैसे मना कर दिया? अब सदाशिवन यहाँ पर कहने लगता है कि अरे सर, इस मैडम ने जो भी अपने पति के बारे में पॉइंट बताए थे वो एक भी पॉइंट इस डेड बॉडी से मैच नहीं करता, तो इसलिए हम इस केस में कुछ नहीं कर सकते। इतना कहकर सदाशिवन वहाँ से चला जाता है। उसके बाद सोमन नाम का एक ऑफिसर सदाशिवन से कहने लगता है कि 6 महीने पहले सुजैना नाम की एक लड़की ने अपने हस्बैंड की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई थी और हमारे स्टेशन पर जो सुजैना आई थी वही सुजैना अपनी कंप्लेंट लेकर तुम्हारे पुलिस स्टेशन में आई है। मैंने सुना है कि वो अपने पति को देखना चाहती है। खैर, उसके बाद हम देखते हैं सुजैना और उसका लॉयर हर रोज पुलिस स्टेशन में आकर पुलिस वालों से रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि मुझे मेरे पति की डेड बॉडी देखनी ही है, लेकिन यहाँ पर पुलिस वाले कुछ भी रिस्पांस नहीं देते। अब देखते ही देखते यहाँ पर 6 महीने गुजर जाते हैं और सदाशिवन अपनी गर्लफ्रेंड सुजाता के साथ अपना अफेयर भी कंटिन्यू रखता है। अब उसके बाद सुजैना कोर्ट में जाती है और कोर्ट उसकी दुख भरी कहानी सुनकर ये फैसला करती है कि पुलिस वाले उस डेड बॉडी को बाहर निकालकर एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए ये पता करे कि वो बॉडी सुजैना के हस्बैंड की है या नहीं। अब ये फैसला सुनने के बाद सदाशिवन सुजैना से मिलने के लिए जाता है। वो उसे कहता है कि मैडम कल आप कब्रिस्तान आ जाइए, हम उस डेड बॉडी को निकाल कर उसके सैंपल भेज देंगे और फिर आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। खैर, अब दूसरे दिन पुलिस वालों को ये बात पता चलती है कि गोपाला और सनी दोनों ही मिसिंग है। मतलब कि दोस्तों ये दोनों ही थे जिन्होंने उस बॉडी को दफनाया था और उनको ही पता था कि वो बॉडी एग्जैक्टली कहाँ पर दफनाई गई है। अब यहाँ पर पुलिस वाले हर कब्र को खोद कर देखने लगते हैं। हर एक कब्र के अंदर एक बोतल होती है जिसके अंदर मरे हुए इंसान के बारे में इंफॉर्मेशन लिखी होती है। तो अब काफी सारे कब्र खोदने के बावजूद भी पुलिस वालों को ये बात पता नहीं चलती कि गोपाला और सनी ने उस बॉडी को कहाँ पर दफनाया था। अब उस बॉडी को ढूंढते हुए सुबह से शाम हो जाती है। सुजैना गुस्से में आकर सदाशिवन से कहती है कि क्या आपने सच में यहाँ पर डेड बॉडी दफनाई थी या फिर किसी मेडिकल कॉलेज को बेच दी? ये बात सुनने के बाद सदाशिवन गुस्से में आकर दिलीप को डांटने लगता है और उसे कहता है कि अगर उस रात तुम यहीं पर रुकते तो इतना बड़ा कांड नहीं होता। उसके बाद ये केस फिर से कोर्ट में चला जाता है। पुलिस वालों की लॉयर जज से कहने लगती है कि पुलिस वालों ने उस डेड बॉडी को वहीं पर दफनाया था, लेकिन बारिश और बाढ़ आने की वजह से शायद वो डेड बॉडी बहकर चली गई होगी और इस तरह से पहले भी घटनाएं हो चुकी है। जिस पर जज साहबा कहती है कि मुझे आप लोग ये रिपोर्ट ला कर दो कि क्या उस शमशान घाट में क्या बस वही एक बॉडी मिसिंग है या फिर दूसरे भी डेड बॉडीज बहकर चली गई है। उसके बाद सदाशिवन के हायर ऑफिसर सदाशिवन को अपने केबिन में बुलाती है और सदाशिवन से डांटते हुए कहती है कि
अगर तुम उसी टाइम पर सुजाना के हस्बैंड की डेड बॉडी उसे दिखा देते तो ये मैटर इतना बड़ा नहीं बनता। और वैसे भी जो डेड बॉडी पानी में भीग चुकी हो उसके बालों का कलर तो कब का जा चुका होगा। इस तरह से सदाशिवन और दिलीप को डांट कर सस्पेंड कर देती है। अब उसके अगले दिन हम देखते हैं सदाशिवन दिलीप के घर पर जाता है और उसे कहता है कि तुमको किसी भी तरह गोपाला और सनी को ढूंढकर निकालना होगा, क्योंकि सिर्फ वो दोनों ही जानते हैं कि वो डेड बॉडी उन्होंने कहां पर दफनाई है। तभी हम दोनों की जॉब बच सकती है। इस तरह से अब सदाशिवन और दिलीप उन दोनों की तलाश में लग जाते हैं। इस इन्वेस्टिगेशन में उन्हें पता चलता है कि सनी मर चुका है। उसके बाद अब वो दोनों गोपाला को ढूंढने लगते हैं और फाइनली बहुत मुश्किलों के बाद उन दोनों को गोपाला का पता मिलता है। वो उसे डेड बॉडी के बारे में पूछते हैं, लेकिन यहाँ पर गोपाला कहता है कि पहले मुझे दारू पिलाओ, क्योंकि उसके बाद में ही मुझे कुछ याद आता है। इसलिए सदाशिवन गोपाला को दारू पिलाता है और दारू पीने के बाद वो बहुत ज्यादा सोचता है और सदाशिवन को बताता है कि उस दिन सनी ने उस डेड बॉडी के साथ बॉटल रखने की बजाय दारू की बॉटल रख दी थी। ऐसा कहते हुए वो सदाशिवन और दिलीप को उस डेड बॉडी की कब्र दिखाने लगता है। अब उसके दूसरे दिन पुलिस वाले उस कब्र से सारी हड्डियां निकालते हैं और एडवांस टेक्नोलॉजी से टेस्टिंग करने के लिए भेज देते हैं। और टेस्टिंग रिपोर्ट के जरिए ये बात पता चलती है कि वो बॉडी बॉबी की ही थी। खैर, अब दूसरे दिन सदाशिवन के घर पर काम करने वाली काम वाली, जो कि सदाशिवन की माँ का भी ख्याल रखती थी, वो अब काम पर आने से मना कर देती है, क्योंकि सदाशिवन उसे ढंग से सैलरी नहीं दे रहा था। उसके बाद सदाशिवन थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और वो कांस्टेबल दिलीप को बुलाकर उसे डांटने लगता है। कहता है कि तुम्हारी वजह से हम दोनों की जॉब चली गई। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। यहाँ पर दिलीप कहने लगता है कि सर, वो डेड बॉडी सुजाना के हस्बैंड की नहीं है, क्योंकि 6 महीने पहले जब मैंने सुजाना को पूछा था कि क्या उसका हस्बैंड सोने की रिंग पहनता है, तो सुजाना ने मुझे साफ साफ मना कर दिया था। मैंने उस डेड बॉडी को देखा था और उसके हाथ में मुझे एक गोल्ड की रिंग मिली थी, जिसे मैंने छुपा कर रखा था। दिलीप कहने लगता है कि हम कोर्ट में इस गोल्ड रिंग को पेश करेंगे और ये प्रूव कर देंगे कि सुजाना झूठ बोल रही है। अब ये बात जानने के बाद सदाशिवन दिलीप को और भी ज्यादा डांटने लगता है। सदाशिवन उसे कहता है कि अगर तुम ये सबूत कोर्ट में दिखाओगे तो कोर्ट सबसे पहले हमें ही चोर ठहराएगी कि पहले तुम लोगों ने ये बात क्यों नहीं बताई। खैर, अब एक दिन सदाशिवन सुजाता के घर पर जाता है। सुजाता का फादर सदाशिवन से कहने लगता है कि मैंने अपने दामाद की मिसिंग कंप्लेंट लिखवा कर कितने दिन हो गए और अभी तक तुमने मेरे दामाद को ढूंढा ही नहीं, और बार बार तुम सुजाता को पुलिस स्टेशन लेकर जाते रहते हो, उसका क्या फायदा। अब सदाशिवन उनकी बातों को इग्नोर कर देता है और सुजाता को साइड में बुलाकर कहने लगता है कि मेरी माँ की देखभाल करने वाली काम वाली जॉब छोड़कर चली गई है, क्या कुछ दिनों के लिए तुम मेरी माँ का ख्याल रखोगी, और जब मैं दोबारा से ड्यूटी पर ज्वाइन हो जाऊंगा तब मैं तुम्हें सारे पैसे दे दूंगा। अब सुजाता भी इसके लिए मान जाती है और इस तरह से वो दोनों बहुत ही खुशी से रहने लगते हैं। लेकिन इसी दरमियान एक दिन सुजाता उस गोल्ड रिंग को देख लेती है, जो कि उस नदी में मिली हुई डेड बॉडी के हाथ पर थी। वो सदाशिवन से पूछने लगती है कि ये रिंग तुम्हें कहाँ पर मिली, ये रिंग तो मेरे हस्बैंड की है, क्या किया तुमने मेरे हस्बैंड के साथ। अब ये बात सुनकर तो सदाशिवन के होश उड़ जाते हैं। इसलिए अब वो अपने हायर ऑफिसर को कॉल करके इसके बारे में बताने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ का कोई भी बंदा सदाशिवन की बात मानने के लिए तैयार ही नहीं था। इसलिए अब सदाशिवन डायरेक्टली सुजाना के घर पर जाता है। उस वक्त सुजाना अपने कपड़े पैक कर रही होती है अमेरिका जाने के लिए। यहाँ सुजाना के घर पर हम उसके लॉयर को भी देख पाते हैं और सदाशिवन उनसे कहता है कि तुम दोनों ने पुलिस को धोखा दिया, क्योंकि मुझे पता चल चुका है कि वो डेड बॉडी तुम्हारे पति की नहीं थी और मेरे पास सबूत भी है। तुमने ही अपने हस्बैंड को मारकर उसकी बॉडी रिप्लेस कर दी। अब ये सारी बातें सुनने के बाद रोते हुए सुजाना सदाशिवन से कहती है कि हाँ, वो मेरे हस्बैंड की डेड बॉडी नहीं थी। दरअसल मुझे मेरे हस्बैंड का डेथ सर्टिफिकेट चाहिए, इसीलिए मैं ऐसे मौके की तलाश में थी जिसमें मुझे एक अनआइडेंटिफाइड बॉडी मिल सके। अगर मेरे हस्बैंड का डेथ सर्टिफिकेट मुझे मिलेगा तभी मैं अमेरिका जा सकती हूँ। मेरा हस्बैंड मुझे रोज मारता था, रोज टॉर्चर करता था। इंडिया आने के बाद भी मेरे साथ वो वैसा ही जुल्म करता रहा और ऐसे में एक दिन वो मुझसे बहुत बड़ा झगड़ा करके अपने घर से बाहर चला गया। उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड को बहुत ढूंढा, लेकिन वो मुझे कहीं पर भी नहीं मिला। इसलिए अब मुझे कैसे भी करके उसका डेथ सर्टिफिकेट चाहिए था और इसी वजह से मैंने सारे लोगों को यही यकीन दिलाया कि वो डेड बॉडी मेरे हस्बैंड की ही है। और उस दिन फॉरेंसिक वालों को मैंने रिश्वत देकर खरीद लिया और उनसे रिपोर्ट बदलवा दी। अब ये सब बातें वो बता ही रही थी कि तभी पीछे से सुजाना का भाई आ जाता है और वो सदाशिवन के सर पर वार कर देता है। ये देखकर सुजाना अपने भाई से कहती है कि अरे तुमको इतनी जल्दी क्या थी इसे मारने की, मैं इसे अच्छी तरीके से समझा रही थी ना, वो बेचारा समझ जाता। अब देखो कैसे बेहोश पड़ा है।
अब ये सारी बातें लॉयर को पता चलती है तो वो कहता है कि इसका मतलब तुमने तुम्हारे हस्बैंड को मार दिया और उसकी डेड बॉडी को भी गायब कर दिया। सुजैना उसे कहती है कि अगर आप बचना चाहते हो तो अभी यहाँ से निकल जाइए, और वो लॉयर डरते हुए वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद सुजैना एक फ्लावर पॉट के जरिए सदाशिवन के सर पर वार करती है और उसके बाद सुजैना और उसका भाई सदाशिवन की बॉडी को एक कुएं में फेंक देते हैं। लेकिन सदाशिवन उसी हालत में किसी तरह से उस कुएं से बाहर आता है। वो बाहर आकर देखता है सुजैना और उसका भाई गाड़ी में बैठकर वहां से जा रहे थे। वो उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन सुजैना सदाशिवन को गाड़ी से ठोक देती है और वहां से चली जाती है। खैर, अब हमें उसके कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर सदाशिवन बहुत ही जख्मी हालत में होता है और वो ये सारी कहानी अपने को वर्कर्स को सुना रहा था। वो लोग भी जूस पीते हुए उसकी कहानी सुन रहे थे। दरअसल दोस्तों, यहाँ पर बात यह है कि जब सदाशिवन को गाड़ी से ठोक दिया गया था तब वो फिर से कुएं में जाकर गिर गया था, लेकिन उसके कुछ देर बाद वहां पर कांस्टेबल दिलीप पहुंचता है और सदाशिवन को कुएं से बाहर निकालता है, जिससे कि उसकी जान बच जाती है और सुजैना और उसका भाई अभी तक फरार थे। इस कहानी के एंड में हमें कुछ रियल घटनाओं के बारे में बताया जाता है, जैसे कि अगर पुलिस वालों को कोई अनआइडेंटिफाइड बॉडी मिलती है तो उन लोगों को बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता है उस बॉडी को आइडेंटिफाई करने के लिए। और दोस्तों, इसी के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे सुजैना चकमा देकर भाग गई। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे इंटरेस्टिंग मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।